हेलो दोस्तों, हम सभी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर में जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी 1.1 को डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी 1.1 में आपको एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कि अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इस मैग्नीशियम रिबन को रब करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। साथ में यहाँ डायग्राम भी दिया गया है। उसके बाद हम लोग जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम लोग होल्ड करेंगे विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। उसके बाद बर्नर या फिर स्पिरिट लैम्प में इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे। यहाँ पे हमारा वाच ग्लास है, जैसे ही हम लोग बर्न करते हैं तो कुछ पाउडर आपका इस वाच ग्लास में गिरेगा। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ है वो आपको बताना है। इस एक्टिविटी के बेस पे जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम लोग सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके इंटेक्स में भी दिया गया है। मैग्नीशियम आपका वेरी रिएक्टिव एलिमेंट होता है। जैसे ही एयर में कुछ समय के लिए भी आप ऐसे रखोगे, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट कर एक ऑक्साइड लेयर बना देता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ जो ऑक्साइड लेयर है बेसिकली ये मैग्नीशियम को बर्न करने से रोकता है। इसी वजह से मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले हम लोगों को रब करना पड़ता है। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो आपको एक डेजलिंग लाइट नजर आएगा, बेसिकली चमकीला लाइट नजर आएगा। और साथ में जो आपका वाच ग्लास होता है उसमें एक व्हाइट सब्सटेंस का फॉर्म होता है। तो हम सबसे पहले रिएक्शन की बात कर ले तो मैग्नीशियम को जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और इसका कलर बेसिकली व्हाइट होता है। इस वाच ग्लास में जो आपका सब्सटेंस नजर आ रहा है जिसका कलर व्हाइट है, बेसिकली वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ऑब्जर्वेशन में आप सिंपली लिखोगे कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डेजलिंग लाइट एंड व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। और यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन है। वहीं अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो मैग्नीशियम को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो आपको एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा जो कि एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 1.2 है। इस एक्टिविटी में आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको लीड नाइट्रेट रखना है। यहाँ आप डायग्राम देखो, यहाँ जो टेस्ट ट्यूब है इसमें बेसिकली लीड नाइट्रेट है, और इस लीड नाइट्रेट वाला जो ट्यूब है इसमें आपको आहिस्ते आहिस्ते पोटासियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन है उसको ऐड करना है। जैसे ही आप लीड नाइट्रेट में पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड करोगे वैसे ही आपको जो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसमें एक येलो पीपीटी नजर आएगा, और ये जो येलो पीपीटी है बेसिकली आपका लीड आयोडाइड है। पीपीटी का मतलब आपका प्रिसिपिटेशन होता है, यानी पीपीटी का मतलब होता है कि इनसॉल्युबल इन वाटर या सॉल्यूशन, और यहाँ पे कलर क्या है, येलो इन कलर है। तो यहाँ जो पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है वो बेसिकली लीड आयोडाइड है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में आप लिखोगे कि वी ऑब्जर्व अ येलो प्रिसिपिटेट दैट इज लीड आयोडाइड। लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटासियम आयोडाइड टू फॉर्म लीड आयोडाइड। यहाँ जो लीड आयोडाइड का फॉर्म हो रहा है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, और इसका कलर क्या है, येलो है, और इसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। साथ ही साथ आप केमिकल रिएक्शन भी लिखोगे। यहाँ पर लीड नाइट्रेट है यानी PbNO3 रिएक्ट करता है आपका पोटासियम आयोडाइड के साथ, और आपका लीड आयोडाइड दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और साथ ही साथ पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। तो आपको याद रखना यहाँ जो लीड आयोडाइड है बेसिकली इसका कलर येलो है और बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर है। और कंक्लूजन में आप लिख देना सिंपली केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट एक्टिविटी आपका एक्टिविटी 1.3 है। इस एक्टिविटी में आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है या फिर टेस्ट ट्यूब ले लेना। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपको जिंक ग्रेन्यूल्स डालना है, यानी जिंक जो मेटल है उसको डाल देना है। उसके बाद इसमें आहिस्ते आहिस्ते आपको कोई एसिड को ऐड करना है। एसिड में आप HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना, या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना। यहाँ हम लोग एसिड का यूज करें इसलिए इस एक्टिविटी को हम लोग केयर के साथ करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन बताना है कि क्या ऑब्जर्वेशन होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में भी पूछा गया है। अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन की बात कर ले, जैसे ही आप जिंक में कोई भी एसिड चाहे आपका HCl हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो ऐड करते हो, वैसे ही जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा, आपको जिंक क्लोराइड या फिर जिंक सल्फेट बना देगा।
और साथ ही साथ आपका H2 गैस को रिलीज करेगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस है वो रिलीज होगा और साथ ही साथ बहुत सारा हीट भी रिलीज होता है। यहाँ पे याद रखना है इस रिएक्शन में आपका जो हीट है वो बेसिकली रिलीज हो रहा है। एक्टिविटी को समझो, यहाँ पे आपका जिंक ग्रेन्यूल्स है, इस जिंक ग्रेन्यूल्स में जैसे हम लोग HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे वैसे ही जिंक और एसिड में रिएक्शन होगा, जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट बना देगा, साथ ही साथ H2 गैस को भी रिलीज करेगा और साथ ही साथ हीट भी रिलीज होगा। तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोलेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में सिंपली लिखोगे द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर ऑब्जर्व, द कॉनिकल फ्लास्क बिकम हॉट एंड शोइंग द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। जो आपका फ्लास्क है, फ्लास्क आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप उसको टच करोगे तो आपको हीट महसूस होगा, यानी जो टेम्परेचर है टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। अब इस एक्टिविटी के केमिकल रिएक्शन को देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ जो केमिकल रिएक्शन है वही है आपका जिंक में जैसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे तो आपका जिंक सल्फेट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और बहुत सारा हीट भी आपका रिलीज करेगा। वैसे ही जिंक में अगर हम लोग HCl को ऐड करते हैं, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और साथ ही साथ हीट रिलीज होगा। यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ऑब्जर्वेशन आप सिंपली लिख सकते हो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl टेक प्लेस कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी इस रिएक्शन में जैसे आप परफॉर्म करोगे तो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और साथ ही साथ आपका हीट भी रिलीज होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.4 है। इस एक्टिविटी में आपको एक बीकर लेना है, इस बीकर के अंदर आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, इसके बाद वाटर को स्लोली आपको ऐड करना है, फिर आपको बीकर को टच करना है और आपको बताना है क्या इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही आपको एक साउंड सुनाई देगा। बेसिकली ये हिसिंग साउंड होता है या हिसिंग नॉइज होता है और साथ ही साथ आपका बबल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही आप इस बीकर को टच करोगे तो आपको हीट महसूस होगा, तो हम कह सकते हैं मेरा जो टेम्परेचर है वो बेसिकली चेंज हो गया। अब इस एक्टिविटी का हम लोग केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, प्लस वाटर को हम लोग ऐड करते हैं, आपस में रिएक्ट कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग सेलेक्ट लाइम कहते हैं और साथ ही आपका जो हीट है वो प्रोड्यूस होगा। तो अब ऑब्जर्वेशन में लिखना, जैसे ही हम क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका एक सेलेक्ट लाइम बनता है। क्विक लाइम बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे ही क्विक लाइम में वाटर ऐड होता है वैसे ही आपको एक हिसिंग नॉइज सुनाई देगा और साथ ही साथ बबल्स का भी फॉर्मेशन होता है। उसके साथ ही साथ आपका हीट का भी इवोल्यूशन होता है, हीट भी आपका रिलीज होता है। यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट को जनरेट करता है। कंक्लूजन में बेसिकली आप देख सकते हो रिएक्टेंट साइड में दो आपका कंपाउंड है जो कि कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कंक्लूजन में आप लिख लोगे द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपको हीट भी रिलीज होते हुए नजर आ रहा है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ जो रिएक्शन दिया गया है जिसमें हीट रिलीज हो रहा है तो आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हो। रिएक्टेंट के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5 है। इस एक्टिविटी में आपको एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेना है। इस ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है। इस डायग्राम में देखो यहाँ आपका टेस्ट ट्यूब दिया गया है। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लेते हैं। सबसे पहले आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद इस बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना है यूजिंग बर्नर या फिर आपका स्प्लिट लैम्प। आपको ऑब्जर्व करना है कि जो हम लोग बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को जो हीट करते हैं उसमें जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है उसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है। अगर कलर चेंज होता है उसका कलर क्या बन जाता है। इस पूरे एक्टिविटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, जो आपका बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब जिसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल रखा गया है
उसका जो मुंह है, ओपन साइड जो है आपका, वो आपके फेस की तरफ नहीं होना चाहिए, फेस के साइड में होना चाहिए। अब हम इस एक्टिविटी का केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। हमारे पास है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट यानी FeSO4 सॉलिड, और इस फेरस सल्फेट को हम लोग हीट दे रहे हैं। तो फेरस सल्फेट आपका टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड आपका सॉलिड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस होगा। अब हम लोग फेरस सल्फेट का कलर की बात करें तो इसका कलर ग्रीन होता है। जैसे आप हीट दोगे फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। साथ ही साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है उसका जो स्मेल है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, जैसा सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्मेल होता है वैसा ही स्मेल रहता है। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले फेरस सल्फेट का कलर बताना है, तो ग्रीन है। साथ ही साथ रिएक्शन हो जाने के बाद जो आपका रेसिड्यू बच जाता है उसका कलर की बात करना है, तो उसका कलर आपका रेडिश ब्राउन है। अब हम लोग इसकी ऑब्जर्वेशन, केमिकल रिएक्शन और कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप सिंपल लिखना, जो फेरस सल्फेट क्लिस्टर है उसका कलर आपका ग्रीन था। जैसे ही हम लोग हीट दे रहे हैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल महसूस होगा। साथ ही साथ जो आपका रेसिड्यू रह जाता है उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। इस रेसिड्यू को हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में देखो, यहाँ आपका फेरस सल्फेट है, हीट देने के बाद आपका फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसका स्मेल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहेगा और आपका जो रेसिड्यू है उसका कलर रेडिश ब्राउन रहेगा। यहाँ आप देखोगे रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड है, वो स्प्लिट होकर एक से ज्यादा कंपाउंड या फिर एलिमेंट में टूट जाता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। कंक्लूजन में, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज फेरस सल्फेट स्प्लिट या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर कंपाउंड में, डेट इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 1.6 है। इस एक्टिविटी में आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है। इस बॉइलिंग ट्यूब में आपको 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर लेना है। उसके बाद आपको बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड करके बर्नर या फिर जो फ्लेम होता है उसके ऊपर रखना है। यहाँ आप डायग्राम देख लो। जैसे ही लीड नाइट्रेट को हम हीट देते हैं वैसे ही लीड नाइट्रेट लीड मोनोऑक्साइड में टूट जाता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है। इस केमिकल रिएक्शन को फिर से देखो, लीड नाइट्रेट है आपके पास, जैसे ही हीट देंगे लीड नाइट्रेट लीड मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो आपका एपरेटस सेटअप है इसको अगर गौर से देखोगे तो आपको एक ब्राउन कलर का गैस बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। इस गैस को हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर ब्राउन होगा और यहाँ जो रेसिड्यू बच जाता है जिसको हम लोग लीड मोनोऑक्साइड कहते हैं उसका भी कलर आपका ब्राउन ही होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट देते हैं तो बेसिकली क्या ऑब्जर्वेशन या क्या ऑब्जर्व आप करते हो। सिंपली लिखना, एक आपको ब्राउन रेसिड्यू डेट इज लीड मोनोऑक्साइड, साथ ही साथ एक आपका ब्राउन गैस डेट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस का रिलीज होता है। यहाँ जो आपका ब्राउन गैस डेट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है उसका स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वैसे स्मेल को हम लोग पंजेंट स्मेल बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में लिखना कि आपको पंजेंट स्मेल ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलते हुए दिखेगा, साथ ही साथ आपका एक ब्राउनिश जो रेसिड्यू है वो भी उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रहेगा। जो आपका ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलता है उसको हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे और जो आपका ब्राउनिश रेसिड्यू आपके टेस्ट ट्यूब में रह जाता है उसको हम लोग लीड मोनोऑक्साइड बोलेंगे। यहाँ आपको केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, साथ ही साथ आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी करना, हर एक्टिविटी के केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे रिएक्टेंट साइड में एक ही कंपाउंड है जो कि स्प्लिट या फिर ब्रेकडाउन होता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड में, तो इस रिएक्शन को आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलोगे। और साथ ही साथ लिखना लीड नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज
टू लीड मोनोऑक्साइड जिसका कलर ब्राउन होता है, साथ ही साथ ब्राउन गैस जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो भी इवॉल्व होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 है। इस एक्टिविटी का यहाँ पे अपरेटस आपको दिया गया है, इस अपरेटस को भी आप ध्यान से देखना। इस एक्टिविटी में हम लोग एक प्लास्टिक मग को लेंगे, प्लास्टिक मग के बॉटम साइड में आपको 2 होल करना है, यहाँ पे जैसे होल किया हुआ है 2 होल कर देना है, और इस होल में आपको रबर स्टॉपर को फिट कर देना है दोनों होल में। उसके बाद जो आपका रबर स्टॉपर है उसमें आपको कार्बन इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट रोड जो होता है उसको इंसर्ट करना है। इस ग्रेफाइट रोड को आप कनेक्ट करोगे बैटरी के साथ। उसके बाद इस मग में आपको पानी डालना है, यानी पानी लेना है, इतना पानी लेना है कि आपका जो ग्रेफाइट रॉड है वो पूरा से पूरा आपका उस पानी के अंदर डिप हो जाए। उसके बाद आपको इस पानी के अंदर कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड का डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4। नेक्स्ट आपका 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको वाटर को फिल कर देना है। उसके बाद उसको इन्वर्ट करके जो आपका कार्बन रॉड या फिर जो ग्रेफाइट रॉड है उसके अंदर इन्वर्ट कर देना है। जैसे कि आपका एक ग्रेफाइट रॉड है और यहाँ आपका टेस्ट ट्यूब है, और इस दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको पानी फिल कर देना है। उसके बाद इसको इन्वर्ट कर देना है, यानी उल्टा कर देना है, तो आपका बॉटम साइड ऊपर में आएगा और आपका जो ओपन वाला साइड है नीचे आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा आपका, ऐसे करके इंसर्ट कर देना है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो। तो दोनों ग्रेफाइट रॉड में दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको इन्वर्ट करके उसके ऊपर रख लेना है। नेक्स्ट आपका जो बैटरी से कनेक्टेड है तो आपका जो स्विच है उसको ऑन कर देना है, और कुछ समय के लिए इस पूरे अपैरेटस को अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। कुछ समय के बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे वाटर का बबल्स बनते हुए नजर आएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस एक्टिविटी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। यहाँ जो आपके पास दोनों टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में जो गैस आपका बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या सेम है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। गैस आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका खाली जगह है तो इसी खाली जगह में आपका गैस होगा। तो टेस्ट ट्यूब 1 और ये टेस्ट ट्यूब 2 है, तो दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको देखना है कि जो गैस है जो खाली हो रहा है उसका वॉल्यूम सेम है या नहीं है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है क्या, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुली। जब आपका टेस्ट ट्यूब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को केयरफुली इस ग्रेफाइट से रिमूव करना है। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को आपको बर्निंग कैंडल के पास लेके जाना है। नेक्स्ट आपका यहाँ और 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ था, ये आपका बेसिकली दूसरा क्वेश्चन है, और ये बेसिकली तीसरा क्वेश्चन है। तो जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब को बर्निंग कैंडल के पास लेके जाओगे तो आपको बताना है कि तो उस समय क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपका जो दोनों टेस्ट ट्यूब है उसमें कौन कौन सा गैस प्रेजेंट होता है। इन तीनों क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं। H2O, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे H2+O2। इसके बाद इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 तो हो गया लेकिन आपका हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो रिएक्टिंग साइड में भी हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंबल की बात करो तो वाटर आपका लिक्विड होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन भी गैस। तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जो केमिकल रिएक्शन है अब वो बैलेंस हो चुका है। अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड में फोकस करें तो आपको नजर आएगा जो ऑक्सीजन गैस है और जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस बेसिकली डबल है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गैस। तो आपके पास जो 2 टेस्ट ट्यूब था, जिस टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस खाली है उस टेस्ट ट्यूब को आप हाइड्रोजन गैस लिखोगे क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस है, और जो टेस्ट ट्यूब में कम गैस होगा उसको आप ऑक्सीजन लिखोगे। अब हम लोग अपरेटस को फिर से देख लेते हैं। इस अपरेटस में आप देखो टेस्ट ट्यूब 1 को अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपका जो गैस का अमाउंट है वो बेसिकली ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब 2 का। इसी वजह से हम लोग टेस्ट ट्यूब 1 में हाइड्रोजन गैस लिखोगे और टेस्ट ट्यूब 2 को ऑक्सीजन गैस लिखोगे। सिंपली जिसमें गैस कम है ऑक्सीजन होगा, जिसमें गैस ज्यादा है आपका हाइड्रोजन होगा। तो आप में जो पहला क्वेश्चन था कि इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इज सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, तो सिंपली लिखोगे नो।
एक टेस्ट ट्यूब में जो मेरा फर्स्ट था, इसमें आपका हाइड्रोजन गैस होता है जो कि डबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में आपका ऑक्सीजन गैस है। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन इन ईच केस, विच गैस इज प्रेजेंट इन इस टेस्ट ट्यूब। तो आपका यहाँ जो गैस वाला क्वेश्चन है ये भी आपका सॉल्व हो गया कि जिसमें ज्यादा खाली है गैस उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगा, जिस टेस्ट ट्यूब में गैस कम है उसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, व्हाट हैपन इन ईच केस। समझना आगे कि मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में आपका गैस हाइड्रोजन है जो कि डबल अमाउंट में होगा, एक टेस्ट ट्यूब में आपका गैस ऑक्सीजन है। जैसे ही हाइड्रोजन वाला टेस्ट ट्यूब को बर्निंग कैंडल के पास लेके जाओगे, आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा, साथ ही साथ जो वहां पे आग है बहुत तेजी से आपका लग जाएगा। वहीं दूसरे टेस्ट ट्यूब जिसमें ऑक्सीजन है, आप बर्निंग कैंडल के पास लेके जाओगे तो आपको जो आग तो लगेगा लेकिन उसमें ब्राइटली आग लगेगा, बहुत एक्सप्लोसिव आग नहीं लगेगा। एक्सप्लोसिव आग आपका हाइड्रोजन गैस वाले में लगेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यही है कि द वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अदर गैस। One of the gas catch fire and burn with pop sound, whereas in other gas match stick burns brightly। केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख लोगे, बैलेंस कर लोगे और कंक्लूजन में सिंपल लिखना, वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोज हो जाता है। क्यों? रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड है, प्रोडक्ट साइड में एक से ज्यादा कंपाउंड या फिर एलिमेंट है। किसमें डिकम्पोज हो रहा है? हाइड्रोजन में और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस में। जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो बहुत जल्दी एक्सप्लोसिवली बर्न करता है, वहीं ऑक्सीजन बर्निंग को हेल्प करता है। एक बात और याद रखना, जो हाइड्रोजन गैस है वो हाईली कंबस्टिबल होता है और जो आपका ऑक्सीजन है वो कंबसन को सपोर्ट करता है। आपका नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8 है। इस एक्टिविटी में आपको एक चाइना डिश लेना है। चाइना डिश में आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। तो सबसे पहले आपको सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है उसको राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद इस चाइना डिश को जिसमें सिल्वर क्लोराइड है उसको सनलाइट के अंदर कुछ समय के लिए रखना है। यहाँ पे आपको जो डायग्राम है या एपरेटस से दिया गया है, ये आपका चाइना डिश है, इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड है और सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग कुछ समय के लिए रखते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ जो चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड है जिसका कलर पहले हम लोग नोट डाउन कर चुके थे, तो जैसे ही हम लोग कुछ समय के लिए सनलाइट में रखते हैं तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ रिएक्शन करेगा और फिर कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा तो उसका कलर आपको बताना है और ऑब्जर्वेशन भी बताना है। तो सबसे पहले हम सिल्वर क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं, AgCl होता है। सिल्वर क्लोराइड बेसिकली सॉलिड होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग कुछ समय के लिए छोड़ते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर जो कि सॉलिड होगा प्लस क्लोरीन जो कि गैस होगा, उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, उसमें स्प्लिट कर जाता है। अब हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्लोरीन आपका 2 हो गया, साथ ही साथ सिल्वर भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड का कलर आपका व्हाइट होता है। जैसे ही सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में टूटता है तो सिल्वर का कलर आपका ग्रे हो जाता है। तो आपको कलर याद रखना, सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट है और सिल्वर का कलर ग्रे हो जाता है। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट बिकॉज सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मेटल का फॉर्म करता है जिसका कलर ग्रे होता है। और यहाँ आपका केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे। इस केमिकल रिएक्शन में आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी रिएक्टेंट साइड में एक प्रोडक्ट है जो कि ब्रेकडाउन होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड में, तो ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आप केमिकल रिएक्शन के नीचे लिख सकते हो कि जो सिल्वर क्लोराइड है बेसिकली वो फोटो सेंसिटिव है। जैसे ही सनलाइट सिल्वर क्लोराइड के ऊपर पड़ता है तो सिल्वर क्लोराइड उस सनलाइट से रिएक्ट कर जाता है और डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में। कंक्लूजन में भी आप वही चीज लिख सकते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपके टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन होता है जिसमें हम लोग हीट का यूज करते हैं, वैसे ही फोटोलाइटिक होता है जिसमें हम लोग लाइट का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो यहाँ जो आपको रिएक्शन दिया गया है बेसिकली फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है।
नेक्स्ट एक्टिविटी 1.9 है। इस एक्टिविटी के जो प्रोसीजर है या फिर जो अपरेटस है इसको ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले 3 आयरन नेल लेना है, उसको क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। यहाँ पे आपको 3 आयरन नेल लेना है, उसको आपको क्लीन कर देना है। साथ ही साथ आपको 2 टेस्ट ट्यूब भी लेना है। उस टेस्ट ट्यूब को आप मार्क करोगे A और B। हर एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देना है। आपके पास जो 3 आयरन नेल था उसमें से 2 आयरन नेल को थ्रेड के थ्रू टाई या बांध लेना है। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब दैट इज टेस्ट ट्यूब B में डिप कर देना है अबाउट 20 मिनट्स। यहाँ आप देख रहे हो कि 2 आयरन नेल को हम लोग टाई कर दिए हैं थ्रेड से, और एक टेस्ट ट्यूब, लेट से इस टेस्ट ट्यूब का नाम B है, इसमें हम लोग 20 मिनट तक डिप करके रखेंगे। यहाँ जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपका। 20 मिनट के बाद इस टेस्ट ट्यूब से आयरन नेल को बाहर निकाल लेना है। अब आपको कंपेयर करना है किसके साथ? यहाँ 2 आयरन नेल है और एक आयरन नेल आपका पहले से ही बाहर है, तो इन दोनों के कलर को कंपेयर करना है। साथ ही साथ यहाँ टेस्ट ट्यूब B है, वैसे ही मेरे पास टेस्ट ट्यूब A है जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, और इसमें कोई भी आयरन नेल को हमने डिप नहीं किए थे, तो इसके कलर को और इसके कलर को आपको कंपेयर करना है आफ्टर द रिएक्शन। प्रोसीजर को एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको 3 आयरन नेल लेना है और साथ ही साथ 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B। इसमें आपको 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देना है, तो 10 ml आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दो। वैसे ही 3 आयरन में से 2 आयरन नेल को हम थ्रेड्स के साथ टाई कर देते हैं, बांध लेते हैं, और इस बंधा हुआ जो आपका आयरन नेल है हम लोग जो टेस्ट ट्यूब B है उसमें डिप करते हैं, लाइक यहाँ पे जो ऑपरेटर्स आपको दिख रहा है वैसे ही। 20 मिनट के बाद आपको इसमें जो आयरन नेल डिप किए थे उसका कलर, आयरन नेल का कलर, और साथ ही साथ जो यहाँ पे एक आयरन नेल बाहर में बच गया था उसका कलर को कंपेयर करना है। वैसे ही जैसे ही हम लोग आयरन नेल को 20 मिनट के बाद यहाँ से हटाते हैं तो इस सॉल्यूशन का कलर, साथ ही साथ जो टेस्ट ट्यूब A था जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसका कलर को कंपेयर करोगे। यहाँ पर 2 कलर के कंपेरिजन, यानी एक आयरन नेल के कंपेरिजन बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, वैसे ही आपका सॉल्यूशन का भी बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। आपके पास आयरन नेल है डेट इज Fe जो कि सॉलिड होगा, प्लस आपके पास सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बिफोर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, आयरन सॉलिड है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका एक्वस होता है, आपस में रिएक्ट करेगा। आपस में रिएक्ट कर कर आयरन सल्फेट जो कि एक्वस होगा प्लस कॉपर जो कि सॉलिड होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो कलर है उसको इस डायग्राम से कंपेयर करते हैं। यहाँ जो आपका आयरन है बिफोर रिएक्शन, इसका कलर आप ग्रेइश ब्लैक लिख लेना। ये आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू है उसके साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो बेसिकली लीस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। तो आयरन इस लीस्ट रिएक्टिव को इस सॉल्यूशन से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और इस सॉल्यूशन में आयरन आ जाएगा, यानी आयरन सल्फेट बन जाएगा। तो अब आपका जो सॉल्यूशन यहाँ पे नजर आ रहा है बेसिक वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है जिसका कलर आपका ब्लू से पेल ग्रीन हो जाएगा, यानी हल्का सा फेड हो जाएगा, तो कलर आपका चेंज हो जाएगा। वैसे ही जो आयरन है उस पर कॉपर का लेयर चढ़ जाएगा, इसलिए कॉपर जो यहाँ पे है उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पे समझना, कंफ्यूज मत होना। बेसिकली मेरे पास आयरन है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन आयरन, तो आयरन इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो इस सॉल्यूशन में आपका सल्फेट के साथ आयरन आ जाएगा, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा, यानी एक्वस बन जाएगा। यहाँ जो आपको एक्वस नजर आएगा वो बेसिकली आयरन सल्फेट का है, इसका कलर पेल ग्रीन है। वैसे ही कॉपर आपका जो नेल है, आयरन नेल है, उसके ऊपर चढ़ जाएगा, यानी एक लेयर बना देगा कॉपर का, और इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। इसी वजह से आयरन का कलर आपको ब्राउन नजर आएगा। यहाँ जो आयरन का कलर ब्राउन है ड्यू टू कॉपर, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन का कलर पेल ग्रीन है ड्यू टू आयरन सल्फेट। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सिंपली लिखना, जो आपका ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो बेसिकली फेड हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा
लाइट ग्रीन कलर में, और जो आयरन नेल है बेसिकली उसका कलर या उसमें एक है ना ब्राउनिश कोटिंग आ जाएगा आयरन नेल के सरफेस पे। यहाँ जो ब्राउनिश कोटिंग है वो बेसिकली कॉपर का है। और साथ ही साथ हम लोग केमिकल रिएक्शन भी लिख लेंगे। आयरन आपका ग्रेइश ब्लैक है, कॉपर सल्फेट ब्लू है, वैसे ही आयरन सल्फेट पेल ग्रेन है और कॉपर आपका ब्राउन है। कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ जो केमिकल रिएक्शन है बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.10 है। इस एक्टिविटी में हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। हम लोग टेस्ट ट्यूब को मार्क कर लेते हैं 1 और 2। तो हम लोग फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट लेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग 3 ml बेरियम क्लोराइड लेना है। उसके बाद हम लोग टेस्ट ट्यूब 2 में हम लोग टेस्ट ट्यूब 1 को मिक्स करते हैं, यानी बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट को मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो आपके पास है सोडियम सल्फेट डेट इज Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन होगा प्लस बेरियम क्लोराइड होगा। तो बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ये भी आपका एक्वस है। आपस में रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट जो कि एक वाइट पीपीटी बनाएगा डेट इज सॉलिड होगा, और साथ ही आपका सोडियम क्लोराइड एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। हम लोग इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व करेंगे जैसे ही बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट ऐड होता है, आपको जो टेस्ट ट्यूब 2 है उसके बॉटम में एक वाइट सब्सटेंस नजर आएगा जो कि इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन होगा। इसको बेसिकली हम लोग पीपीटी बोलेंगे। यहाँ जो पीपीटी बन रहा है वो बेसिकली आपका बेरियम सल्फेट है। तो बेरियम सल्फेट आपका क्या हो जाएगा, पीपीटी हो जाएगा जिसका कलर व्हाइट है। अब हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम 2 है और प्रोडक्ट साइड में सोडियम 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। रिएक्टेंट साइड में भी क्लोरीन 2 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, सल्फेट SO4 है, यहाँ पर भी SO4 है। तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन, केमिकल रिएक्शन और कंक्लूजन की बात कर लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग देख रहे हैं एक वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि आपका बेरियम सल्फेट है। उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड आपस में कंबाइन होगा बेरियम सल्फेट जो कि पीपीटी है और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं सिंपली रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। सल्फेट माइनस है, सोडियम प्लस है, वैसे ही क्लोरीन माइनस और बेरियम प्लस है। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज यानी सोडियम इस क्लोरीन नेगेटिव के साथ कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बना दिया, वैसे ही बेरियम पॉजिटिव सल्फेट माइनस से कंबाइन करके बेरियम सल्फेट बना दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी और इस चैप्टर का लास्ट एक्टिविटी 1.11 है आपका। इस एक्टिविटी में हम लोग एक चाइना डिश लेंगे, इसमें 1 ग्राम आपका कॉपर पाउडर लेना है। उसके बाद इसको हीट करना है विद द हेल्प ऑफ बर्नर। जैसे ही कॉपर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग हीट करते हैं तो इस कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और आपका कॉपर ऑक्साइड बना देता है। यहाँ पे ऑक्साइड की वजह से जो कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक हो जाता है, यानी एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है इस कॉपर ऑक्साइड में। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं जैसे ही हम लोग चाइना डिश को हीट करेंगे जिसमें आपका 1 ग्राम कॉपर पाउडर है, तो जो आपका कॉपर पाउडर का सरफेस है उसमें एक ब्लैक कोटिंग हो जाएगी। इस ब्लैक कोटिंग को हम लोग कॉपर 2 ऑक्साइड कह देंगे। और यहाँ पे ब्लैक कोटिंग क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड बना देगा। यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन है, सिंपली कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और इसका कलर बेसिकली ब्लैक होगा। वैसे ही जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को पास कराएंगे तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका ब्लैक कोटिंग था कॉपर ऑक्साइड में उसका कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर से कॉपर और आपको वाटर मिल जाएगा। यहाँ हम लोग कॉपर को जिसका कलर ब्लैक है हाइड्रोजन पास कराते हैं, इसकी वजह से कॉपर हाइड्रोजन में रिएक्शन होगा, ये टूट कर कॉपर प्लस वाटर बन जाएगा और यहाँ जो कॉपर बनेगा इसका कलर आपका ब्राउन होगा। अब हम लोग फोकस करते हैं इक्वेशन 2 में। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होकर कॉपर बन गया, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ, वहीं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड होकर वाटर बना देगा। तो इक्वेशन 2 में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन साथ ही साथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है।
और साथ में रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है। इसी वजह से हम लोग इक्वेशन 2 को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो और रिडक्शन प्रोसेस भी हो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर से हम लोग इक्वेशन 2 की ही बात करें तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है ऑक्सीडाइज्ड और एक है आपका रिड्यूस्ड। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसको हम लोग ऑक्सीडाइज कहेंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है उसको हम लोग रिड्यूस कहेंगे। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो हम लोग इसको रिड्यूस कहेंगे। वहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कहेंगे। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2 में कॉपर ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन को लूज करेगा तो इसको हम लोग रिड्यूस कहेंगे। वहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कहेंगे।